शर्मा परिवार के डाइनिंग टेबल पर भारी सन्नाटा छाया हुआ है। कामिनी देवी की आंखें अपनी थाली में रखे अजीब से भूरे पदार्थ पर टिकी हुई हैं। ये क्या है? आटे की खीर माँ जी, आप ही तो कहती हैं आटा ही सबसे बड़ा ईमान है। मैंने सोचा आपको खुशी होगी। क्या मजाक चल रहा है इस घर में? हर चीज में आटा आटा आटा। अरे कोई मुझे पानी। अरे कोई मुझे पानी। कामिनी देवी का चेहरा लाल होता जाता है। वो अचानक कुर्सी से गिर जाती है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। 6 महीने पहले दिल्ली के मध्य वर्गीय परिवार में पली बढ़ी अदिति की शादी हो चुकी है। शादी के बाद उसका आना शर्मा परिवार में हुआ। माँ पापा, ये अदिति है, मेरी पत्नी, बनारस की है और खाना बहुत अच्छा बनाती है। इतनी पतली दुबली। हमारे परिवार की बहुएं हमेशा सेहतमंद रही हैं। अरे कमीनी, मेरा मतलब है कामिनी। अरे क्या कर रही हो? अरे बच्ची है, अभी आई है, सांस तो लेने दो। नमस्ते माँ जी। देखो बहू, हमारे घर के कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम सुबह जल्दी उठना, दूसरा रोज पूजा करना और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, खाने में सिर्फ आटा, चावल तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। सिर्फ आटा, चावल बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। आटा ही सबसे बड़ा ईमान है। चावल खाने से आलस आता है, शरीर सुस्त रहता है। हमारे परिवार में 40 साल से सिर्फ आटा ही आटा है। हाँ भाभी, माँ तो आटे की देवी है। उनका तो फेवरेट डायलॉग भी है, जहाँ आटा वहाँ आत्मा। अच्छा, ये है आटा माता। जय हो माता की। रात के खाने के दौरान अदिति को पहला सदमा लगता है। टेबल पर सिर्फ आटे की रोटियां, आटे का हलवा और आटे से बनी सेव। माँ जी, दाल चावल नहीं है? दाल है, चावल क्यों चाहिए? रोटी के साथ दाल खाओ। हमारे घर में चावल नहीं बनते। अदिति मुश्किल से खाना खा पाती है। रात को अपने कमरे में विशाल के साथ। विशाल, सारी जिंदगी सिर्फ आटा? मुझे तो चावल, बिरयानी, पुलाव सब पसंद है। क्या करे अदिति, माँ का नियम है और बचपन से लेकर हम लोग यही खाते आ रहे हैं। अब माँ को मनाना तो मुश्किल है और माँ को लगता है आटा स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, तो क्या ही कर सकते हैं। पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हर चीज में संतुलन होना चाहिए। हाँ, ज्यादा तो हो रहा है और मैं समझता भी हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, माँ है वो और मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं माँ को कुछ बोल सकूं, क्योंकि मेरी माँ का गुस्सा ना बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता। तुम ना थोड़ा समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदिति रात भर सोचती रहती है कि क्या वो इस अजीब से नियम को कभी बदल पाएगी। 2 हफ्ते बीत गए। अदिति रोज आटे की रोटियां बनाकर परेशान हो चुकी है। आज उसने हिम्मत करके रात के खाने में थोड़ा बदलाव करने का सोचा। आज मैंने स्पेशल कश्मीरी पुलाव बनाया है सबके लिए। ये क्या है? ये चावल है हमारे घर में? हाँ माँ जी, सोचा थोड़ा बदलाव हो जाए। इतने दिनों से आटा ही तो खा रहे हैं। बदलाव? हमारे संस्कारों के साथ बदलाव? नहीं, कभी नहीं। हमारे घर में चावल की अनुमति नहीं है। बस बात खत्म। माँ, एक दिन तो हम खा ही सकते हैं, अदिति ने इतने प्यार से बनाया है। चुप रहो। इस लड़की ने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया है। या तो आटा या कुछ नहीं। अरे कमीनी, मेरा मतलब है कामिनी, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। अरे एक दिन खा लोगी तो क्या हो जाएगा। आप भी इनके साथ मिल गए। ठीक है, आप लोग खाइए अपना चावल। मैं उपवास करूंगी आज के दिन। अदिति निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। विशाल उसके पीछे पीछे जाता है। अदिति, मुझे माफ कर दो, मेरी माँ तो ऐसी ही है। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि समय के साथ सब ठीक हो जाए। विशाल, मैं समझती हूँ माँ जी के नियम है, पर हर रोज रोज एक ही चीज ना मुझे अच्छा लगता है, ना मेरे पेट को। मैं क्या करूँ? देखो, तुम उदास मत हो, मैं माँ से बात करूंगा। अरे वो मान जाएंगी, बस थोड़ा सा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अचानक अदिति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मुस्कुराने लगती है। अगर मुझे चावल नहीं मिल सकता तो आटे की ही बात सही, लेकिन मेरे तरीके से। अब आटा ही खाएंगे, वो भी मेरे तरीके से। अगले दिन दोपहर का खाना। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आज मैंने एक नई डिश बनाई है, आटे की दाल। आटे की दाल? ये क्या बकवास है? आप ही तो कहते हैं
कि आटा ही सबसे अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आटे की भी दाल बनाई जाए। इसमें आटा, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा घी मिलाकर दाल जैसा बना दिया। क्या क्या है ये? है क्या है? ना ये दाल दाल जैसी लग रही है, ना रोटी रोटी जैसी। अरे क्या बना दिया? इसे खाऊं तो कैसे खाऊं? वाह भाभी, क्या आविष्कार किया है आपने, जरा मुझे भी तो चखने दो। ये मजाक है? तुम मेरा अपमान कर रही हो। नहीं माँ जी, मैं तो आपके आटा प्रेम को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हूँ। कल आटे की सब्जी बनाऊंगी। अदिति, ये क्या कर रही हो तुम? बस थोड़ा सबक सिखा रही हूँ, धैर्य रखो। अगले दिन अदिति ने आटे की सब्जी बनाई। आटे को पानी में मिलाकर हरी मिर्च और टमाटर डालकर। फिर अगले दिन आटे का पनीर, आटे को जमाकर काटा हुआ। फिर आटे का राजमा, आटे का हलवा, ऐसी अजीब डिशेस बनाकर उसने पूरे परिवार को परेशान कर दिया। और एक दिन डिनर पर, भाभी प्लीज मुझ पे तो रहम खाओ, मेरी शक्ल देखो, मुझे ना इस आटे से ना एलर्जी से हो गई है। वैसे भी भाभी, मैं कॉलेज में ना ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। हाँ बेटी, बहुत हो गया, अब बस कर बेटा। अरे हम थक गए हैं। अरे कैसा अजीब अजीब सा खाना खिलाती है तू हमें। अरे कभी कभी लगता है मैन वर्सेस वाइल्ड में जाकर और बियर ग्रिल्स के साथ और बैठ के खाना खा लूं। अरे कम से कम कीड़े मकोड़े ही खाऊंगा, टेस्ट तो अलग मिलेगा। इसमें तो टेस्ट ही नहीं है। अदिति, क्या कर रही हो तुम? हम सब परेशान हो चुके हैं। मैं तो बस आटे का महत्व बता रही हूँ। माँ जी कहती हैं आटा ही सबसे बड़ा ईमान है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? बस करो तुम। तुम्हारा मकसद मुझे नीचा दिखाना है, मेरा मजाक उड़ाना है। नहीं माँ जी, मैं तो बस आपके सिद्धांतों पर ही चल रही हूँ। सिर्फ आटा, आटा और आटा। तभी डोरबेल बजती है। सबके आश्चर्य के बीच अदिति की माँ सुनंदा जी अचानक से आ जाती हैं। सरप्राइज, मैंने सोचा अपनी बेटी से मिल लूं। कैसी हो मेरी बेटी? माँ, आप तो कह रही थी अगले महीने आएंगी। बस मन किया तो चली आई। और देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ मैं, तुम्हारी पसंदीदा हैदराबादी बिरयानी के मसाले। आज मैं तेरे लिए खाने में बिरयानी बनाऊंगी, तेरे ससुराल में अपने हाथों से। बिरयानी? वो भी हमारे घर में? क्यों, क्या हुआ? आदिति को बिरयानी तो बहुत पसंद है। हमारे घर में चावल नहीं बनता, हम सिर्फ और सिर्फ आटा खाते हैं। अरे ये कैसा नियम है, घर में चावल रोटी दोनों बनते हैं। हाँ माँ, यहाँ आटे का ही राज है। देखिए ना, मैंने कैसे कैसे आटे के व्यंजन बनाए हैं। आटे की दाल, आटे की सब्जी और आटे की। ये क्या है, आटे की दाल? तू पागल हो गई है क्या? देखिए, हमारे घर के नियम हैं। आप आई हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ के नियम बदले नहीं जा सकते। अच्छा, तो मेरी बेटी को अपनी पसंद का खाना भी नहीं मिल सकता? वाह, क्या ससुराल है। कामिनी और सुनंदा के बीच तनाव बढ़ जाता है। सोफे पर बैठकर दोनों एक दूसरे को घूरती रही। माहौल अजीब हो जाता है। भैया, अब क्या होगा? दो माओं के बीच महायुद्ध? पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस बात की मुझे उम्मीद है कि बैंड तो मेरा ही बचेगा। अदिति अपने कमरे में जाकर रोने लगी है। अब उसकी योजना उल्टी जो पड़ गई है। अगली शाम अदिति अपनी माँ के साथ मिलकर फैसला करती है कि वो आखिरी कोशिश तक लड़ेगी। वो एक ऐसी डिश बनाएगी जो कामिनी को सिखाएगी कि हर चीज में संतुलन का होना कितना जरूरी है। तू चिंता मत कर बेटी, अगर ये योजना काम नहीं करेगी ना तो मैं तुझे अपने साथ वापस ले जाऊंगी। ऐसे अत्याचारी घर में तुझे नहीं रहने दूंगी। बताओ जरा, कोई अपनी पसंद का खाना भी ना खाए? नहीं माँ, मुझे विश्वास है माँ जी समझ जाएंगी। उन्हें सिर्फ एक सबक की जरूरत है। रात का खाना, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। तनाव भरा माहौल है। आज मैंने डिनर के लिए एक स्पेशल डिश बनाई है, आटे की खीर। ये क्या है, आटे की खीर? अब तो हद हो गई है। हाँ माँ जी, आप ही तो कहती थी कि आटा ही सबसे बड़ा ईमान है, तो मैंने सोचा क्यों ना मीठे में भी आटे का इस्तेमाल किया जाए। इसमें दूध की जगह पानी है, चीनी की जगह गुड़ है और चावल की जगह आटा। बस करो ये मजाक। हर चीज में आटा आटा आटा। मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे कमीनी, शांत हो जाओ। अरे मेरा मतलब है कामिनी, शांत हो जाओ। अरे इतना क्या है, क्यों कर रही हो ड्रामा?
नहीं, मुझे सांस नहीं आ रही। सभी घबरा जाते हैं। कामिनी को तुरंत बेडरूम में ले जाया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। अदिति, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे कारण देखो क्या हो गया। माँ की ऐसी हालत हो गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद के कारण। मुझे माफ कर दो विशाल, मैं तो बस उन्हें समझाना चाहती थी कि हर चीज में विविधता होनी चाहिए और हर चीज इंसान को खानी चाहिए। बेटा तू दोषी नहीं है, ये परिस्थिति की गलती है। अगर शुरू से सब कुछ संतुलन में होता ना तो ये हालात आज होते ही नहीं। डॉक्टर आती है और कामिनी की जांच करती है। इन्हें आटे से एलर्जी हो चुकी है। इतना ज्यादा आटा खाना शरीर के लिए सही नहीं होता है। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट में ग्लूटेन इंटॉलरेंस की पुष्टि हुई है। क्या माँ को आटे से दिक्कत है? लेकिन माँ तो आटा इतने समय से खा रही है, फिर ये कैसे हो गया? कभी कभी हम एक ही चीज को ज्यादा खा लेते हैं या हद से ज्यादा खा लेते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है, इसलिए इनको एलर्जी हो गई है। एक काम कीजिए, इनको हल्का खाना दीजिए, जैसे कि चावल, दलिया, और आटा तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। विशाल अदिति की ओर देखता है। उसके चेहरे पर अभी भी पश्चाताप के भाव हैं। मेरा आटा, मेरा ईमान। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि विविधता कितनी जरूरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको ऐसा कुछ होगा। एक हफ्ते बाद कामिनी की तबीयत बेहतर हो चुकी है। डॉक्टर के निर्देशानुसार उन्हें विविध प्रकार का हल्का भोजन, विशेषकर चावल और दलिया दिया जा रहा था। आज वो पहली बार रिकवरी के बाद डाइनिंग टेबल पर आई हैं। अदिति बेटी, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी। नहीं माँ जी, मेरी गलती थी। मुझे आपको इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। नहीं बेटी, कभी कभी हम अपनी आदतों और विश्वासों के इतने गुलाम हो जाते हैं कि सही गलत की पहचान खो देते हैं। मेरे पिताजी आटे के व्यापारी थे। बचपन से मैंने उन्हें आटे की महिमा सुनाते देखा है। उनका मानना था कि आटा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मैंने बिना सोचे समझे उसी को जीवन का नियम बना लिया। हाँ, और गलती हमारी भी है। अरे हमने कभी आवाज नहीं उठाई, ना ही कोई सवाल उठाया। लेकिन बहू देखो, तुम्हारा उद्देश्य सही था लेकिन तरीका गलत था। माँ जी, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। मैं बस चाहती थी कि हम सब विविधता से खाएं, स्वस्थ रहें। डॉक्टर ने कहा है कि एक ही तरह के खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिलते। अब समझ में आया कि तुम क्या कहना चाहती थी। बिल्कुल, हर चीज का ना अपना महत्व होता है, चावल का भी और आटे का भी। माँ, तो अब क्या ये नियम बनेगा कि चावल आटा दोनों साथ में खाना होगा, या कोई और सख्त नियम बनाओगी? अब कोई सख्त नियम नहीं है। संतुलित आहार, कभी रोटी, कभी चावल तो कभी दोनों। अदिति, तुम्हारी बिरयानी का स्वाद चखना चाहती हूँ मैं। सुना है बहुत अच्छी बनाती हो तुम। सच माँ जी, आप बिरयानी खाएंगी? मैं कल ही आपके लिए सबसे बढ़िया हैदराबादी बिरयानी बनाऊंगी। वाह वाह, आखिरकार इस घर में मुझे कुछ टेस्टी खाने को मिलेगा। भाभी के हाथ की बिरयानी, ओह! इसके बाद तो फेवरेट मेरा केक, वो भी चॉकलेट वाला। अरे मुझे तो जिंदगी में पहली बार लगा है कि हमारा परिवार सच में आधुनिक हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये, माँ का आटा ही सबसे बड़ा ईमान है। ये वाला डायलॉग तो इतिहास हो गया। हाँ हाँ, मजाक उड़ा लो सबके सब, पर एक बात है, मुझे अभी भी आटे से प्यार है। बस अब समझ आ गया है कि जिद और प्यार में बहुत अंतर होता है। वाह कामिनी जी, क्या बात कही है आपने। शायद इसी को परिपक्वता कहते हैं। अदिति कामिनी को गले लगाती है। अब घर में हर चीज के लिए जगह है, आटे के लिए भी और चावल के लिए भी। कामिनी ने अपनी जिद छोड़ दी। अदिति ने सीखा कि परिवर्तन ही धीरे धीरे लाना चाहिए। अदिति किचन में बिरयानी बना रही है और कामिनी उसके पास आती है। अदिति बेटी, मुझे सिखाओगी कि कैसे बनाते हैं ये बिरयानी? बिल्कुल माँ जी, आइए मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आटे का हलवा कैसे बनाया जाता है, वो भी असली वाला। सौदा मंजूर माँ जी। विशाल और राजेश दरवाजे से नजारा देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। पापा, क्या आपने कभी सोचा था
कि माँ इतनी बदल जाएंगी? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। आखिर तेरी माँ बदली तो बदली कैसे? लेकिन मुझे लगता है जिस तरह समय बदलता है, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, उसी तरह तेरी माँ भी बदल गई। अरे पहले तो इसे देखकर लगता था एक थी डायन, लेकिन अब लगता है बीबी हो तो ऐसी। भैया अब तो मैं नहीं यही ना रोज खाना खाऊंगी, भाभी के हाथ की बिरयानी और मम्मी के हाथ का हलवा। वाह वाह। शर्मा परिवार का घर अब खुशियों से भरा है, जैसे ये नई शुरुआत की अपनी मंजूरी दे रहा हो। इस प्रकार आटे का आतंक खत्म हुआ। शर्मा परिवार में खुशियों की नई डिशेस बनना शुरू हुई। हर घर में थोड़ी समझदारी और थोड़े समझौतों से सारे मतभेद दूर हो सकते हैं। जैसे रोटी और चावल दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही परिवार में हर सदस्य को अपनी अलग पहचान और महत्व होता है। प्रीति की अजय से अभी अभी नई नई शादी हुई थी। उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था। प्रीति अब सबसे अच्छे से बात किया करती थी, लेकिन अब प्रीति अपनी ननद से नहीं घुली मिली थी, क्योंकि प्रीति मोटी थी और काजल पतली थी, जिस वजह से वह अपनी भाभी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास कोकिला बाजार से एक सूट लेकर आती है, जिसे वो प्रीति को और काजल दोनों को दिखाती है और कहती है, अरे मैं एक सूट लेकर आई हूँ, देख लो दोनों में से किसको आएगा, जिसे आए वो पहन लेना। वो तो ठीक है माँ जी, पर आप क्या लाई हो? मुझे अच्छा लगा तो मैंने बस सूट ले लिया। अच्छा माँ जी, मैं इसे पहनकर ट्राई करती हूँ। एक्सक्यूज मी, भाभी ये माँ मेरे लिए लाई है। काजल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, माँ जी ये मेरे लिए लाई है। नहीं, मेरे लिए लाई है। दोनों आपस में लड़ने लगती है। उनकी लड़ाई देखकर कोकिला गुस्से में कहती है, अरे बस करो तुम दोनों, कि जंगली बिल्लियों की तरह हमेशा लड़ती रहती हो। मैं दोनों के लिए ही लाई थी, जिसके फिट आ गया वही रख लेना। माँ आपको पहले मुझे देना चाहिए था ना। देखा माँ जी ये मेरे लिए लाई है, इसलिए इसे मैं पहनूंगी। भाभी आपने अपने आप को देखा है, कितनी मोटी हो आप। भला आपके ये कैसे आएगा, इसीलिए मुझे दे दीजिए ये। काजल ठीक से देखो, माँ जी डबल एक्सेल का सूट लाई है मेरे लिए, तो इसे मैं पहनूंगी, तुम्हारे नहीं आने वाला ये। कोई बात नहीं भाभी, थोड़ी सी फिटिंग करा लूंगी तो मेरे भी आ जाएगा। आपसे तो काफी पतली हूँ मैं, आपसे ज्यादा मुझ पर खिलेगा ये प्यारा सा सूट। लाइए अब दीजिए। क्यों बेचारे इतने प्यारे सूट को काट पीट कर पहनना चाहती हो? मुझे दे दो, मैं ऐसे ही पहन लूंगी। इस तरह दोनों फिर से तू मैं करने लगती हैं और कोकिला गुस्से में कहती है, तुम दोनों अभी भी चुप होगी या नहीं? यह सूट में मैं आग लगा दूं। इतना समझाया है लेकिन दोनों समझते ही नहीं है। एक का ब्याह हो गया है और दूसरी का हो जाएगा, फिर भी दोनों के अंदर अकल नहीं है। अगर दोनों ने अब एक भी आवाज निकाली तो चप्पल से पीटूंगी तुम्हें। कोकिला की बात सुनकर दोनों सोफे के एक एक कोने में बैठ जाती हैं और कोकिला कहती है, ये सूट कौन पहनेगा? मैं पहनूंगी। किसी को दे दो फिर। नहीं नहीं, ठीक है, मैंने सोच लिया है, इस सूट को अब मैं फिटिंग करा के पहनूंगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को दोगी नहीं और ना किसी को देने दोगी, तो यही सही रहेगा कि मैं ही पहन लूं ये सूट। ठीक है। अब दोनों जाकर काम करो। कोकिला की बात सुन दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। ऐसे ही दोपहर सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी प्रीति की प्लेट में सब्जी खत्म हो जाती है और वो काजल से बोलती है, काजल वो सब्जी जरा पास करना। भाभी और कितना ठूसोगी, खा खा कर इतनी तो मोटी हो गई हो, एक महीने में थोड़ा कम खा लो। अभी मैंने 2 रोटी भी नहीं खाई और तुम मुझसे ठूसने की बात करती हो। खुद तो खाती नहीं हो तो चाहती हो कि कोई भी ना खाए। सब्जी पास करो तुम। खाइए खाइए भाभी, वैसे भी आप चाहे मोटी हो या पतली, आई डोंट केयर। तुम दोनों चुपचाप खाओगी या मैं बताऊं तुम्हें अभी? कोकिला की बात सुन दोनों चुपचाप खाना खाने लगती हैं। कुछ देर बाद जाकर प्रीति टीवी ऑन करती है। इतने में काजल रिमोट को उठाकर चैनल को चेंज कर देती है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, काजल मैं अपना सीरियल देखने आई हूँ, इसलिए टीवी चलाया है, इसलिए रिमोट वापस दो। भाभी रिमोट मैंने पकड़ा है, इसीलिए मैं अपने सीरियल देखूंगी, आप नहीं। काजल लड़ने वाले काम मत करो, माँ जी वैसे ही गुस्सा है, प्लीज रिमोट दो, एक सीरियल देखने दो, फिर चाहे पूरे दिन रिमोट अपने पास रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं रहती, यही टाइम मिलता है मुझे। हाँ तो क्या मेरे पास बहुत सारा टाइम है जो मैं बाद में देखूं? मेरे पास भी यही टाइम है, आप मुझे देखने दो।
तुम मुझे दे रही हो या नहीं। अगर नहीं दोगी तो जबरदस्ती रिमोट छीन लूंगी और उस पर बैठ कर ना उसका पापड़ बना दूंगी। मैं नहीं देने वाली ही रिमोट, आपको जो करना है कर लीजिए। झगड़े की आवाज सुनकर जैसे ही कोकिला आती है और जैसे ही दोनों देखती हैं तो दोनों एक दूसरे को हक करके टीवी देख रही होती है। और तभी प्रीति बोलती है, ओ मेरी प्यारी सी ननंद, आज क्या बनाऊं तुम्हारे लिए। भाभी आज आप अपने पसंद का बना लो, हम दोनों एक साथ खाएंगे। ठीक है पायल। चलो शुक्र है दोनों शांत तो हैं और प्यार से भी रह रही हैं। ये देखकर वो चली जाती है। दरवाजे की तरफ देखकर दोनों एक दूसरे को धक्का देकर कहती हैं, बस बस और चिपकने की जरूरत नहीं है, माँ चली गई है, अब ये नौटंकी बंद करो। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे ज्यादा चिपकने का शौक है? वो मैंने माँ जी को आता हुआ देखा था, इसलिए तुमसे एक्टिंग करने के लिए बोला। हाँ हाँ सब पता है मुझे। तभी काजल की फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है, आपकी किस्मत अच्छी है, मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया। अब आप ही देख लो अपना बोरिंग सा सीरियल, मासूम ननंद और भड़काऊ भाभी। चलो बढ़िया है, अब आराम से सीरियल देखूंगी। कुछ देर बाद काजल वापस आती है तो देखती है कि उसकी भाभी टीवी देखकर सैंडविच खा रही होती है। ये देखकर वो फिर से ताना मारते हुए कहती है, हे भगवान, सच में भाभी आप बहुत भुक्कड़ हो। अरे और कितना खा खा कर मोटी होना चाहती हो, कमर से कमरा बना लिया आपने। थोड़ा तो मेरे भैया का राशन पानी बचाइए। तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? मैं खाऊं या ना खाऊं? जब तुम्हारे भैया को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ जी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम इतना क्यों बोल रही हो? चलो एक बार को मान लो, मैं खाती हूँ इसलिए मोटी हूँ, और तुम्हें मेरे खाने में क्या दिक्कत है? अरे पड़ोसी मुझे बाहर बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं देती। उन्हें क्या पता कि मैडम साहिबा खुद खाना नहीं खाती हैं। मैं तो कहती हूँ काजल, थोड़ा खाना शुरू कर दो। पता चले कल तुम्हारे भैया ने तुम्हें बाइक पर पीछे बैठाया और तुम उड़ गई हवा से। हो गया आपका? सुना लिया? निकाल ली अपने दिल की भड़ास? भड़ास नहीं निकाली, जो तुमने कहा वही कहा है मैंने। ऐसे ही आप अपनी चिंता करिए, कहीं आपके मोटापे की वजह से भैया आपको छोड़ ना दे। तुम्हारे भैया को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे नहीं है। चिंता तो तुम्हें अपनी करनी चाहिए। थोड़ा वेट बढ़ाओ। तुम्हारे साथ सोई थी उस दिन तो मुझे तुम्हारी हड्डियाँ चुभ रही थी। तुम्हारे शादी होगी तो पति तो कमरे से बाहर ही निकाल देगा तुम्हें। दोनों झगड़ ही रहे होते हैं कि अजय ऑफिस से वापस आ जाता है तो प्रीति के लिए एक स्लीपर लाता है और कहता है, प्रीति देखो मैं तुम्हारे लिए स्लीपर्स लेके आया हूँ। अच्छा अजय, दिखाइए ना फिर। ये बोलकर वो देखता है कि प्रीति स्लीपर पहनने की कोशिश करती है, मगर उसके पाँव में वो नहीं घुसती क्योंकि अजय प्रीति के पैर के साइज से कम साइज वाली स्लीपर ले आता है। मगर वो फिर भी उसे जबरदस्ती पहनती है, जिसे देखकर काजल कहती है, भैया मुझे ही दे दो, मेरे आ जाएगी। ये बोलकर जैसे ही स्लीपर पहनती है वो काजल के पैर में बिल्कुल फिट आ जाती है। ये देखकर प्रीति किलस जाती है और काजल पूरे घर में वो स्लीपर पहनकर घूमती है। कुछ देर बाद कोकिला दोनों को कहती है, अरे बहू काजल दोनों सुनो, छत पर बहुत सारे कपड़े हैं और आंधी आई हुई है तेज, कपड़े उड़ जाएंगे, जाकर जल्दी से ले आओ। दोनों कोकिला की बात को सुनकर छत से कपड़े उतारने जाती हैं। तभी मजाक उड़ाते हुए प्रीति कहती है, काजल आराम से कपड़े उतारना, कहीं ऐसा हो हवा के साथ तुम भी उड़ जाओ। काजल ग्रिल के पास से कपड़े उतारने जा ही रही होती है कि उसकी स्लीपर से पैर फिसल जाता है और वो छज्जे पर लटक कर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर प्रीति उसे देखते हुए कहती है, अरे काजल तुम सच में उड़ गई क्या? भाभी मजाक का टाइम नहीं है, मेरा पैर फिसल रहा है, प्लीज मुझे जल्दी बचाओ, कहीं मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। हाँ हाँ बचाती हूँ। इतना बोलकर प्रीति उसे अपना हाथ देती है और उसे ऊपर खींच लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तो वो कहती है,